फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 21-22 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट आ चुकी है जो कि 31 जुलाई 2022 है। तो अपनी रिटर्न को आप अगर पहली बार कर रहे हैं या आप रिटर्न फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं, आप पहले से भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते आ रहे हैं, तो इन कुछ छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको अपना फॉर्म 16 यानी कि सैलरी सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं वो मंगवा लेना है और उसको अपने बैंक डिटेल से एक बार रिकनसाइल कर लेना है कि जितनी सैलरी आपके अकाउंट में आई है। और फॉर्म 16 में वही मेंशन है, सब डिडक्शंस बिल्कुल ठीक हैं। और अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट होता है तो अपने सारे टीडीएस सर्टिफिकेट्स जो फॉर्म 16 में होते हैं बैंक से या जिसने भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया है उनसे आप ले लें और उसको रिकनसाइल कर लें। अब अगला हेड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम एफडीआर, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर पार्टी, इंटरेस्ट फ्रॉम रेकरिंग डिपॉजिट, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, इनकम फ्रॉम टीडीआर जो कि टर्म डिपॉजिट होता है, स्वैप इन अकाउंट जिसे कहते हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। अगर आपका कोई इनकम टैक्स रिफंड है लास्ट ईयर में और उस पर जो इंटरेस्ट मिला है वो भी टैक्सेबल होता है, अदर इनकम में आता है। इंटरेस्ट फ्रॉम किसान विकास पत्र एनएससी, इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, इंटरेस्ट फ्रॉम पीपीएफ। हालांकि ये जो पीपीएफ इंटरेस्ट है ये टैक्स फ्री होता है, लेकिन आपको उसमें मेंशन ज़रूर करना होता है। अगर आपकी इनकम कमीशन से है लाइक एलआईसी और या किसी अदर पार्टी से, वो भी अदर सोर्सेज में आती है। अगर आपका मेन जो बिजनेस है वो कमीशन नहीं है, कुछ डिविडेंड आपको आए हैं शेयर से या म्यूचुअल फंड में, तो वो भी टैक्सेबल होते हैं। और अगर कोई ऐसी इनकम जो आप इन सब हेड्स में इंक्लूड नहीं होती है, आप उसको अदर इनकम में डालकर अपने रिटर्न में मेंशन कर सकते हैं। अगला हेड आता है फ्रेंड्स हाउस प्रॉपर्टी इनकम का, जिसमें हम कोई भी अपना घर चाहे रेजिडेंशियल है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसको रेंट पर दिया है तो उसकी रेंटल इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर मैं किसी घर में रहता हूँ जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसका मैंने कुछ पोर्शन अगर लेट आउट कर रखा है वो भी मुझे कैलकुलेट कर लेना है। अगर मेरे पास कोई ऐसा किराएदार है जो ऑफिस में रेंट की इनकम को शो कर रहा है तो आपको उसका ज़रूर ध्यान रखना है। इंटरेस्ट पेड और होम लोन, जो मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर जो होम लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट पे किया है वो भी, उसकी डिडक्शन भी इसी हेड में आती है हाउस प्रॉपर्टी इनकम में, तो वो मुझे सर्टिफिकेट बैंक से ले लेना है। अगर आप रेंटल इनकम दिखा रही हो तो उसके अगेंस्ट आपने जो भी उस प्रॉपर्टी पर हाउस टैक्स पे किया है उसकी डिडक्शन लेने के बाद ही वो टैक्सेबल होता है। तो एक बहुत अच्छा टूल है इनकम टैक्स बचाने का। और अगर आपका जो टेनेंट है वो मोर देन 9600 आपको रेंट पे कर रहा है तो उसका पैन नंबर और नेम ऑफ द टेनेंट डालना ज़रूरी है, तो आप उसकी डिटेल्स भी अपने पास रेडी रखें। तो दोस्तों इसके बाद हमारा हेड आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन की रिटर्न भी फाइल कर रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैलकुलेट कर लेना है अपने अकाउंटेंट से या सीए से। और अगर मैं किसी फर्म में पार्टनर हूँ तो मुझे उसका बैलेंस शीट की कॉपी ले लेनी है, जिसके से मुझे रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन इनकम, प्रॉफिट ऑफ द फर्म उसमें मेंशन करना होता है, कैपिटल बैलेंस, तो मुझे वो भी उससे ले लेना है। अगर मैं रिटर्न सेक्शन 4480 विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट कर रहा हूँ फाइल रिटर्न, तो मुझे उसके लिए भी अपनी इनकम को कैलकुलेट कर लेना है। और अगर सेक्शन 4480 जो प्रोफेशनल्स के लिए 50% वाली रिटर्न होती है उसके लिए भी अगर मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मुझे अपना इनकम कैलकुलेट कर लेना है। अगर मेरा मेन प्रोफेशन कमीशन है लाइक लाइफ इंश्योरेंस या कुछ और कमीशन एजेंट हूँ तो मुझे वो भी इनकम कैलकुलेट कर लेनी है जो मेरी बिजनेस इनकम में आएगी, क्योंकि इस हेड में जो कमीशन है वो मेरी बिजनेस इनकम है जो मेरी मेन इनकम है। चाहे मैं अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज या म्यूचुअल फंड या किसी का मैं एजेंट हूँ तो वो भी इसी हेड में, क्योंकि वो बिजनेस इनकम है। अगला हेड आता है दोस्तों कैपिटल गेन। अगर मुझे सिक्योरिटीज़ पर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, विद इन 1 ईयर मैंने कुछ सेल परचेज किया है, तो मुझे वो भी कैलकुलेट करना है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी मुझे सिक्योरिटीज़ पर कैलकुलेट करना है जिस पर अलग टैक्सेबल लायबिलिटी बनती है मोर देन 3 ईयर्स पर, वो भी कैलकुलेट कर लेना है। और अगर मैंने कोई कैपिटल एसेट्स, घर या कोई प्रॉपर्टी बेची है तो मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है वो कैलकुलेट करना है। और ऐसे ही मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी कैलकुलेट कर लेना है। हालांकि उसके अगेंस्ट मेरे पास डिडक्शंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, रीपरचेज ऑफ प्रॉपर्टी, वो अलग है, लेकिन पहले मुझे उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। तो इससे अगला जो इनकम का हेड आता है वो है एग्रीकल्चर इनकम। अगर मेरी कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर कोई इनकम जनरेट हो रही है तो मुझे वो भी कैलकुलेट करके उसका सर्टिफिकेट मंगवा लेना है जो मुझे अपनी रिटर्न में मेंशन करना है। ये तो हुए इनकम के पार्ट। अब हम आते हैं डिडक्शंस के पार्ट पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन है सेक्शन 80C की, जिसके अंदर
लिमिट है 1.5 लाख रुपीज़ की, जिसमें आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ पेमेंट, ट्यूशन फीस पेड, प्रिंसिपल पेमेंट ऑन होम लोन, सुकन्या, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड, टैक्स सेवर एफडीआर अमाउंट, अटल पेंशन योजना, जीपीएफ, ग्रुप इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन एनएससी, पीएम जेपीवाई प्रीमियम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 लाख रुपीज़ है। कंसोलिडेट होकर आप 1.5 लाख से ऊपर नहीं जा सकते। अगर आप किसी पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं जिसका मैक्सिमम लिमिट 50,000 है, तो आपको वो भी कैलकुलेट कर लेना है। उसका सेक्शन 80CC-D 50,000 बाय एसएससी और एम्प्लॉयर इन सबका टोटल कर लेते हैं। और अगर आप किसी रेंटेड प्रॉपर्टी पर रहते हैं और रेंट पे कर रहे हैं, तो भी आप एक डिडक्शन है 80GG में, आप रेंट पेड पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जो आपकी टोटल इनकम से लेस हो जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करते हैं अपना या अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली मेम्बर्स का, उस पर भी आपको डिडक्शन मिलता है, वो सेक्शन 80D में मिलता है। तो आप डिपेंडेंट पेरेंट्स के प्रीमियम पर भी इनकम में डिडक्शन पा सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन देते हैं जो सेक्शन 80G में रजिस्टर हैं, तो आप उस पर भी जो डोनेशन दिया है इनकम में डिडक्शन पा सकते हैं। ये तो हुई आपके रिटर्न कंपाइलेशन की डिटेल। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप अपने बैंक डिटेल को ज़रूर अपडेट कर दें, सो दैट अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड बन रहा है तो आप वो जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में आ सके। जैसे कि लास्ट ईयर बहुत बैंक मर्ज हुए हैं तो आपके IFSC कोड्स चेंज हुए हैं, तो सो आप अपने बैंक डिटेल ज़रूर मेंशन कर दें, नहीं तो वो ऐसे अकाउंट में जाएगा या रिफंड फेलियर हो जाएगा। अपने कम्युनिकेशन एड्रेस को भी अपडेट कर दें लेटेस्ट, सो दैट डिपार्टमेंट से कोई भी कम्युनिकेशन आना है तो वो आपके पास टाइम से पहुंच पाए। अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडीज़ को अपडेट रखें, सो दैट कि कोई कम्युनिकेशन आपसे हो तो वो आपको पता लग सके। अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक ज़रूर कर दें। करेक्ट डिटेल्स ऑफ पैन कार्ड आधार कार्ड फॉर लिंकिंग। ऐसा देखा गया है कि किसी के पैन कार्ड और आधार कार्ड में डिटेल्स का अगर डिफरेंस है तो वो लिंक नहीं हो पाते। जैसे कि नाम का डिफरेंस है, आपकी डेट ऑफ बर्थ की कोई डिफरेंस हो गया तो वो इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाता, लिंक नहीं हो पाता। तो आप उसको पहले ठीक करवा लें और उसके बाद लिंक करें। 30 जून के बाद वो पैन कार्ड्स इनएक्टिव हो जाएंगे अगर वो लिंक नहीं होंगे। अपने टैक्स जो आप ड्यू बना, आपने सारी कंपाइलेशंस कर ली और अपने टैक्स को रिटर्न फाइल करने से पहले ज़रूर पे कर दें। आप कोशिश करें कि आप अपने एडवांस टैक्स को टाइमली कैलकुलेट करें। इसकी 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, जिससे कि आप अपना इंटरेस्ट भी सेव करते हैं टैक्स पेमेंट्स में। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ड्यू डेट से पहले फाइल करें, इससे आप लेट फीस बचा पाएंगे। एक नया मैसेज आजकल सबको आ रहा है कि प्लीज़ रिकनसाइल योर 26AS, TIS एंड AIS। 26AS तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन TIS और AIS लास्ट ईयर शुरू हुआ है, जिस टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी एंड एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें हमारी सारी जो डिटेल्स होती हैं, साल की जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई वो इसमें अपडेट हो रही हैं। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। रिकनसाइल योर फॉर्म 26AS, इसको ज़रूर रिकनसाइल करें। इसमें हर साल नया अपडेट आ रहा है 26AS में, तो इससे आप अपने TDS, GST की टर्नओवर्स और अपनी जो भी ट्रांजैक्शन, आपके इनकम टैक्स रिफंड, एडवांस टैक्स पेमेंट, सब आप रिकनसाइल कर सकते हैं। 26AS भी करें। और TIS और AIS भी अब इम्पॉर्टेंट हो गया है। जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर लें तो उसको E-वेरीफाई करना ना भूलें। ये कई ऑप्शन से E-वेरीफाई होती है, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड। और अगर आप E-वेरीफाई नहीं कर रहे तो सिग्नेचर करके इसको बेंगलोर भेज सकते हैं एड्रेस पर, दिए हुए एड्रेस पर, और इसको स्पीड पोस्ट या जनरल पोस्ट से भेज सकते हैं, ताकि रिटर्न आपकी प्रोसेस हो जाए। अगर आपका रिफंड बनता है तो जल्दी से जल्दी